क्या हो जब एक ब्लाइंड इन्वेस्टिगेटर और खतरनाक किलर आमने सामने आ जाए? क्या होगा इसका अंजाम? क्या इन्वेस्टिगेटर अपने और अपने चाहने वालों की जान बचा पाएगी, या फिर एक किलर उन सबको मार देगा? सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक साउथ कोरियन एपिक थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है ब्लाइंड। ये इन फिल्मों में से एक है जिसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10, विच इज़ प्रेटी गुड। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करके कमेंट्स में यस लिख दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। नाउ विथ नो फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। फिल्म शुरू होती है एक क्लब में जहाँ पे सब डांस कर रहे होते हैं। वहीं पे दूसरे कमरे पे कुछ टीनेजर्स भी डांस कर रहे होते हैं और तभी एमा नाम की पुलिस ऑफिसर वहाँ आती है और जॉश नाम के लड़के को पकड़ कर ले जाती है। वो उसे अपनी कार पे बैठाती है लेकिन वो भाग निकलता है तो एमा उसे दोबारा से पकड़ती है और उसके हाथ को हथकड़ी से कार के डोर पे लगा देती है। और वहाँ हमें पता चलता है जॉश एमा का भाई है, लेकिन अपना नहीं। दरअसल वो दोनों एक ऑर्फनेज में साथ बड़े हुए थे। फिर जॉश कहता है मुझे डांस करना है। एमा कहती है डांस ठीक है, लेकिन आवारापन नहीं करना होगा, और वो उसे अपने साथ ले जाती है। रास्ते में जॉश एमा से हथकड़ी की चाबी लेने की कोशिश करता है और इसी बीच एमा कार का कंट्रोल खो देती है और उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है एंड सीन ब्लैकआउट हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं एमा कार के नीचे गिरी हुई है, लेकिन जॉश हथकड़ी पे ही फंसा था और कार बिल्कुल ब्रिज के एज पे थी, मानो कभी भी वो नीचे गिर सकती हो और उसकी मौत हो जाएगी। हम देख पाते हैं एमा को बहुत चोट आई थी, पर वो तब भी जॉश को बचाने की कोशिश करती है, पर जाते जाते वो अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है और कार ब्रिज से नीचे की ओर गिर जाती है। और तभी अचानक एक ट्रक उस कार को टक्कर मार देता है एंड जॉश की वहीं मौत हो जाती है। उसके बाद 3 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं एमा अपने घर पे है और एक पेट डॉग के साथ रहती है एंड उस एक्सीडेंट के बाद वो विजुअली इम्पेयर्ड हो चुकी है, यानी कि ब्लाइंड। उस दिन वो रेडी होकर अपने पेट सुकी के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ वो बॉस से पूछती है कि मैं दोबारा से काम ज्वाइन करना चाहती हूँ, पर बॉस उसे बताता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी नौकरी क्यों चली गई? इसलिए नहीं कि तुम अब देख नहीं सकती, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने अपने ट्रेनिंग के दौरान बिना परमिशन के तुम चली गई थी। अपने भाई को हथकड़ी से बांध दिया था, जिसकी वजह से वो कार से बाहर नहीं आ पाया एंड उसकी मौत हो गई। इसी कारण से तुम क्वालिफाइड नहीं हो पुलिस ऑफिसर बनने के लिए। ये सुनकर एमा को बहुत बुरा लगता है एंड वो वहाँ से चली जाती है। घर लौटते वक्त वो इसी बारे में सोच रही होती है और वो गलती से एक कार के सामने आ जाती है। चारों तरफ हॉर्न की आवाज़ सुनकर वो बेहद घबरा सी जाती है, पर अपने पेट डॉग की मदद से वो किसी तरह रोड क्रॉस करने में कामयाब होती है। घर पे उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और हमें पता चलता है दरअसल वो उसकी असली मॉम नहीं, बल्कि जिस ऑर्फनेज में वो और जॉश बड़े हुए थे उसकी ओनर होती है। वो एमा को खुद से मिलने बुलाती है क्योंकि उनके पास एमा के लिए कुछ था। अगले सीन में हम देखते हैं एक घायल लड़की एक कमरे से बाहर आने की कोशिश करती है, तभी अंदर से एक आदमी उसे घसीट कर दोबारा से अंदर पटक देता है। फिर दिखाते हैं एमा ऑर्फनेज जाती है एंड ऑर्फनेज का नाम था हाउस ऑफ होप, और वहाँ पे कई सारे बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और फिर एमा अपने मॉम से मिलती हैं। उसकी मॉम कहती है मैं खाने की तैयारी करती हूँ, तब तक तुम बाहर घूम लो। एमा वहाँ पे अपने बचपन के दिनों को याद करती है, कैसे वो और जॉश एक दूसरे से लड़ते थे और मज़े भी करते थे। फिर उसकी मॉम उसे वाइब्रेटरी गिफ्ट करती है और कहती है जब तुम किसी चीज़ के पास होगी ये ज़ोर से वाइब्रेट करेगा और दूर होगी तो स्लो वाइब्रेट करेगा, और इन वाइब्रेशंस की हेल्प से तुम अपने आसपास की चीज़ों को समझ पाओगी। फिर एमा पूछती है क्या आपने इसी दिन के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उसकी मॉम तभी उसे एक टिकट देती है और कहती है ये टिकट एक शो का है जिसमें जॉश के दोस्तों ने उसके सामान के लिए प्रोग्राम रखा है। एमा गुस्सा हो जाती है और कहती है मेरे कारण जॉश अब इस दुनिया में नहीं है, मैं वहाँ पे कैसे जा सकती हूँ? और गुस्से में एमा वो वाइब्रेटर बिना लिए वहाँ से चली जाती है। उसकी मॉम उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें मैं घर छोड़ दूँगी। एमा कहती है रात हो या दिन, मेरे लिए सब कुछ एक जैसा है। अगर आपने मेरा पीछा करने की कोशिश भी की तो दोबारा मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी। उसके बाद एमा बस स्टॉप से एक कैब बुक करती है, पर कैब वाला कहता है कि मैम कैब्स के शॉर्टेज होने के कारण कुछ घंटे लगेंगे आने में। बारिश हो रही थी और वहाँ पे जितने लोग थे सबकी कैब आ जाती है एमा की छोड़कर। तभी कुछ देर बाद उसकी कैब भी वहाँ आ जाती है और एमा उसमें बैठ जाती है। ड्राइवर उससे पूछता है कि क्या विजुअली इम्पेयर्ड हो? वो कहती है हाँ, और सीट्स को टच कर एमा को लगता है कि ये एक डीलक्स टैक्सी है, और वो कहती है मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। तो ड्राइवर कहता है कोई बात नहीं, आप रेगुलर फेयर दे देना।
ड्राइवर उसे कॉफ़ी देता है पीने को, पर वो नहीं पीती तो उसे फोर्स करता है कि आप पियो ना, कोई बात नहीं है। तभी अचानक एक गाड़ी से किसी को टक्कर लग जाती है एंड उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है। ड्राइवर उतर कर चेक करता है कि एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो उस लड़की को गाड़ी की डिक्की में डाल देता है। एमा उस लड़की की आवाज़ सुन लेती है और गाड़ी से बाहर निकल जाती है और पूछती है क्या हुआ। ड्राइवर कहता है कुछ नहीं, बस एक कुत्ता था। यानी कि ड्राइवर एमा को सच नहीं बताता कि उसके हाथों एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। फिर ड्राइवर एमा को फोर्सफुली गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठाता है, पर एमा एक पुलिस ऑफिसर रह चुकी थी और उसके हाथों को मोड़ देती है। और तभी एक दूसरी गाड़ी भी पीछे से आ रही होती है और एमा की कार का ड्राइवर उसे धक्का देता है और जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकलता है। एंड हम देख पाते हैं एमा ज़मीन पे गिर जाती है एंड सीन वहीं कट हो जाता है। अगली सीन में एमा पुलिस स्टेशन में होती है और वहाँ उसे दूसरी गाड़ी वाला बंदा लेकर आता है। पुलिस को एमा सारी बात बताती है, बट वो लोग उसकी बात पे ध्यान नहीं देते। उसके बाद उसकी मॉम वहाँ आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। अगली सीन में हम उसी लड़की को देख पाते हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ वही ड्राइवर उस लड़की को मारने वाला था और वहीं पास में एक और नेकेड लड़की भी मरी हुई थी। और हम समझ पाते हैं ये ड्राइवर कोई साइको किलर है। अब दिखाते हैं एमा अपने पेट डॉग सुकी को नहा रही थी। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे आते हैं और उसे अपने साथ स्टेटमेंट के लिए ले जाते हैं। डिटेक्टिव चो नाम का बंदा एमा से उसका नाम और पता पूछकर कहता है अब जा सकते हो, कुछ पता चलेगा तो मैं बता दूंगा। एमा कहती है अगर मैं देख सकती तो आप मुझसे क्या पूछते। चो कहता है मैं पूछता गाड़ी की नंबर प्लेट और ड्राइवर कैसा दिखता था। एमा तुरंत बता देती है कि ड्राइवर मिड 40s का होगा और हाइट 5 फीट 9 इंचेस। जो इस बात को सुनकर हंसता है कि एमा तो ब्लाइंड है, उसे इस बारे में कैसे पता होगा। तभी एमा कहती है डिटेक्टिव चो आप शायद लेट 30s के आसपास के हो। ये सुनते ही चो हैरान हो जाता है और कहता है प्लीज़ ड्राइवर के बारे में और बताओ। एमा बताती है एक्सीडेंट बहुत ज़ोर की हुई थी तो कोई इंसान ही होगा और मैंने एक लड़की की आवाज़ सुनी थी और ड्राइवर लेफ्ट हैंडेड था जिसने घड़ी अपने राइट हैंड में पहनी थी और लोग अपने वीकर हैंड में ही घड़ी पहनते हैं। फिर वो बताती है कैब में मेडिसिन जैसी खुशबू आ रही थी, मतलब वो बंदा शायद मेडिसिन प्रैक्टिस करता हो। तो उन्हें सुराग मिलता है कि एक लेफ्ट हैंडेड डीलक्स कैब ड्राइवर का पता लगाना है उन्हें। अगले सीन में एक जेम्स नाम का लड़का एक पोस्टर देखता है उसी रास्ते पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। उस पर लिखा था कि पुलिस को विटनेस चाहिए और सही इन्फॉर्मेशन देने पर इनाम भी है। तो जेम्स तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ वो कहता है कि कोई कैब ड्राइवर नहीं बल्कि दूसरी कार थी। एमा कहती है मैं उसमें बैठी थी तो मुझे तो पता ही होगा कि वो कैब है। जो जेम्स से कहता है अच्छा तो मुझे बताओ कि वो कौन सी कार थी। जेम्स को कार का मॉडल नहीं पता था तो उन्हें शक होता है कि जेम्स सच तो बोल रहा है ना। तभी एमा पूछती है बताओ कि ड्राइवर ने लड़की को किधर रखा था। वो कहता है बैक सीट पे। एमा कहती है बैक सीट पर तो मैं बैठी थी, ड्राइवर ने लड़की को कार के ट्रंक पे रखा था, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। और वो लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जेम्स सिर्फ इनाम के पैसों के लिए यहाँ पे आया है, उसने कुछ भी देखा नहीं है, क्योंकि जेम्स के जवाब बिल्कुल झूठे लग रहे थे। फिर एमा पूछती है तुमने एक्सीडेंट देखा तो पहले पुलिस को आकर क्यों नहीं बताया। जेम्स कहता है मुझे लगा कि वो ड्राइवर उस लड़की को हॉस्पिटल ले जा रहा होगा। फिर चो जेम्स को वहाँ से भगा देता है। अगले सीन में दिखाते हैं एमा को घर छोड़ते वक्त चो कहता है आपको इन्वेस्टिगेशन टीम ज्वाइन कर लेना चाहिए, आप कमाल के हो। रात में एमा को एक फ़ोन आता है, लेकिन एमा के कई बार हेलो कहने पर सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है और हम देखते हैं ये वही ड्राइवर है और इस बार उसने एक और लड़की को पकड़ कर रखा है। अगले दिन जो एमा को एक वॉइस रिकॉर्डर देता है जिसमें वो हर एक डीलक्स कैब ड्राइवर के पास जाता था और उससे बात कर उनकी वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया था। एमा इन सब के रिकॉर्डिंग सुनती है लेकिन उनमें से एक का भी वॉइस मैच नहीं करता। इधर हम देखते हैं वही किलर ड्राइवर जेम्स का पीछा कर रहा था और वो याद करता है कि जेम्स ने उसका फेस देख लिया था, तो इसलिए वो जेम्स पर हमला कर देता है। वो जेम्स को मारने वाला होता है कि एक नेबरहुड लेडी उसे देख लेती है और इसलिए ड्राइवर को वहाँ से भागना पड़ता है। वो लेडी पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करती है और जेम्स को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पे चो और एमा भी पहुँचते हैं। एंड हम समझ पाते हैं जेम्स ने पैसों के लिए झूठ नहीं बोला था और उसने सच में उस ड्राइवर को देखा था एंड उस ड्राइवर की कार कोई कैब नहीं थी। उसके बाद एमा चो को बताती है कि उस ड्राइवर ने उसे कॉफ़ी देने की कोशिश करी थी। चो ये सुनकर कहता है आपने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और फिर वो अपने बॉस के पास जाता है और उनसे कहता है कि ये ड्राइवर वही किलर है जिसे हम बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे, जो लड़कियों को किडनैप कर उन्हें मार रहा है। बॉस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और इधर हम देखते हैं एमा पूरी रात जेम्स का ख्याल रख रही थी और सुबह जेम्स उसे और चो को देख गुस्सा हो जाता है। चो उसे पूछता है आखिर तुम्हारी किसी से दुश्मनी तो नहीं जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा हो। जेम्स गुस्से में कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम लोगों ने पहले मेरी बात का विश्वास नहीं किया था, अब क्यों मुझसे बात करने आए हो।
जेम्स के इस कंडीशन को देख एमा चो से कहती है वो अब और इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहती है। रात को उसे एक फ़ोन आता है और फ़ोन पे वही किलर ड्राइवर था। वो कहता है कि वो बच्चा कैसा है अब। एमा कहती है खुद को सरेंडर कर दो तो तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी। वो कहता है मैंने तो उस लड़की को मार दिया और अब तुम पर मेरी नज़र है। तो एमा डर कर विंडो के कर्टेंस को लगा देती है। फिर एमा कहती है मतलब तुमने पहले भी दूसरों को मार रखा है राइट। तो ड्राइवर कहता है अपना मुंह बंद करो वरना अगला टारगेट तुम और वो बच्चा होगा। एमा जल्दी से घर से निकलती है और जेम्स को बचाने के लिए पहुंचती है और चो को भी कॉल करती है, लेकिन चो का कॉल नहीं लगता। एमा हॉस्पिटल पहुंचकर जेम्स को कहती है इधर ही रुको जब तो ऑफिसर चो नहीं आ जाते, क्योंकि उस ड्राइवर का अगला टारगेट तुम हो। पर जेम्स उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं वो ड्राइवर उधर ही बैठा था और एमा को देख रहा होता है। फिर एमा मेट्रो स्टेशन जाती है और वो मेट्रो पर चढ़ जाती है और तभी उसके पीछे वो ड्राइवर भी चढ़ जाता है। मतलब जेम्स नहीं बल्कि एमा उस ड्राइवर का अगला टारगेट थी। दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पे जेम्स भी बैठा होता है और वो देख लेता है ड्राइवर को एमा के साथ मेट्रो पे चढ़ते हुए। वो तुरंत एमा को फ़ोन करता है और कहता है ईयरफोन्स लगा लो और वीडियो कॉल पे आओ और मुझे ट्रेन के अंदर का सीन को दिखाओ। तो एमा वैसा ही करती है और जेम्स देख पाता है वो ड्राइवर एमा के सामने ही बैठा है। जेम्स एमा को कहता है कि नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाना, मैं तुम्हारी मदद के लिए पहुंच रहा हूँ। एमा उतरती है और थोड़ी दूर अपने पेट के साथ चलती है। तभी वो ड्राइवर भी उसका पीछा कर रहा होता है और एमा के ऊपर अपना चाकू रखता है और कहता है चुपचाप सीधे चलो। एमा उसके फेस पे स्प्रे मारती है और भागना शुरू कर देती है और फ़ोन से ही जेम्स उसे डायरेक्ट कर रहा होता है। वो एक लिफ्ट में पहुंचती है लेकिन वो ड्राइवर भी वहां पहुंच जाता है और तुरंत एमा को एक इंजेक्शन लगा देता है। तभी एमा का पेट डॉग सुकी उस ड्राइवर से लड़ने लगता है और इसी बीच एमा लिफ्ट से ऊपर रोड तक पहुंच जाती है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। नीचे वो ड्राइवर एमा के डॉग सुकी को पूरी तरह से मार देता है, यानी अपने ओनर राधा बेस्ट फ्रेंड की प्रोटेक्शन करते हुए वो बेचारा डॉग मारा जाता है। अगले सीन में एमा हॉस्पिटल में थी और जेम्स और ऑफिसर चो भी वहाँ आते हैं। वहाँ मौजूद डॉक्टर चो को बताते हैं कि एमा को एक ड्रग इंजेक्ट किया गया है और रेगुलर यूज से वो ड्रग इंसान को एडिक्टेड बना देता है। चो पूछता है लेकिन ये तो आसानी से नहीं मिल सकता है राइट। तो डॉक्टर बताते हैं सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही इस ड्रग को रख सकते हैं और डॉक्टर्स जैसे सर्जन्स और डर्मेटोलॉजिस्ट ही इसे यूज़ कर सकते हैं। तभी चो को याद आता है कि एमा ने बताया था कि वो ड्राइवर के कार में दवाइयों की स्मेल आ रही थी, जैसे कि वो कोई डॉक्टर हो। एमा को अचानक से होश आता है और वो अपने डॉग सुकी के बारे में पूछती है। जेम्स उसे सुकी का बेल्ट देता है और एमा रोने लगती है कि उसका सच्चा दोस्त, उसका साथी उसे बचाने के लिए कुर्बान हो गया। अगले दिन जेम्स की मदद से चो को उस किलर ड्राइवर के कार के मॉडल के बारे में पता चल जाता है और ऑफिसर चो एमा और जेम्स को घर भेज देते हैं और उनके साथ ऑफिसर किम को भी भेज देते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। अब हम वही ड्राइवर को देखते हैं और वो इंटरनेट पे एमा के बारे में पता कर रहा होता है और हम समझ पाते हैं कि वो ड्राइवर एक सर्जन है। अगले सीन में एमा और जेम्स ऑर्फनेज में आते हैं जहाँ पे एमा बड़ी हुई थी और वहाँ पे उन्हें रहने को बोला गया था जब तक केस सॉल्व ना हो जाए। जो पता लगाता है कि पूरे शहर में कौन कौन सर्जन है जो कि वही किलर जैसी कार चलाते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हुए वो एक क्लिनिक पे पहुँचता है और वहाँ के बेसमेंट पे वैसे ही कार जैसा कि किलर के पास था उसे देख पाता है और तभी अचानक वहाँ पे किलर ड्राइवर भी आ जाता है। उस बंदे के राइट हैंड वॉच को देख जो समझ जाता है कि ये वही किलर है और उन दोनों में घमासान फाइट होती है, पर किलर चो को मारने में कामयाब हो जाता है। इधर ऑर्फनेज पे एमा की मॉम और बाकी सारे बच्चों को ट्रिप पे जाना था तो एमा और जेम्स अकेले रह जाते हैं। जेम्स को चो के फ़ोन से मैसेज कर किलर ये पता कर लेता है कि दोनों इंसान ऑर्फनेज में हैं। ऑर्फनेज पहुंचकर किलर ऑफिसर किम को भी मार देता है। तभी अचानक एमा को लाउड म्यूज़िक सुनाई देती है और वो हॉल में जाकर म्यूज़िक बंद कर देती है। उसे लगता है ऑफिसर चो उससे मिलने आए हैं सिगरेट की स्मेल के कारण, लेकिन तभी जेम्स वहाँ जाता है और चिल्लाता है ये वही किलर है और फिर जेम्स और किलर में लड़ाई होती है। एमा फ़ोन ढूंढती हुई कमरे में जाती है क्योंकि लैंडलाइन किलर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। जेम्स को किलर चाकू से घायल कर बेहोश कर देता है और दूसरी तरफ एमा को फ़ोन नहीं मिल रहा होता है तो उसे एक आइडिया आता है और वो किसी तरह लोड शेडिंग कर देती है और वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। फिर किलर एमा को लाइटर की मदद से ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन एमा उसे अपनी सूझबूझ से एक कमरे में बंद कर देती है। उसके बाद एमा जेम्स के पास जाती है और किसी तरह वो खुद को और जेम्स को एक कमरे में बंद कर लेती है जिससे वो किलर से बच पाए। यहाँ पे किलर खुद को फ्री कर लेता है और एमा के कमरे के गेट को बंदूक से तोड़ देता है और अंदर घुस आता है। जेम्स बेहोश था और उसे एमा ने अच्छे से छिपा दिया था। उसके बाद एमा और किलर में फ़ाइट होती है और एमा को वो किलर बहुत मारता है,
लेकिन तभी जेम्स की आंखें खुलती है और वह किलर के सर पे मार उसे गिरा देता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स को किलर के अड्डे का पता चल जाता है और वो वहाँ पे बंदी सारी लड़कियों को बचा लेते हैं। इधर जेम्स एमा को वही वाइब्रेटर देता है जो कि उसकी मॉम ने उसे दिया था और फिर वो दोनों बाहर जाते हैं किम के कार के पास। लेकिन किलर को भी होश आ जाता है और जेम्स उसे बहुत लड़ता है। एमा किम को ढूंढती है पर वो समझ जाती है कि किम को किलर ने मार दिया। उनकी हेल्प के लिए यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है और तभी वो वाइब्रेटर को ऑन कर खड़ी हो जाती है। किलर जेम्स को मार उसकी ओर आता है उसे मारने के लिए, लेकिन एमा के हाथ में एक पत्थर था और वाइब्रेटर की मदद से उसे समझ आ जाता है कि किलर उसके पास आ रहा है। तो वो ज़ोर से हाथ को घुमाती है और किलर के सर पर पत्थर से मारती है। इस दौरान एमा अपने पास्ट को भी याद करती है कि पहले उसके कारण उसका भाई भी मर चुका था ब्रिज से गिरकर, और एमा ये चीज़ जेम्स के साथ वापस नहीं होने देना चाहती थी और वो अपनी पूरी ताकत से किलर को मार देती है। उसके बाद पुलिस भी वहाँ उसकी हेल्प के लिए आ जाती है। एंड सीन में हम देखते हैं एमा ने दोबारा से पुलिस सर्विस ज्वाइन कर ली है और जेम्स भी पुलिस ऑफिसर की ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेता है। एंड यहाँ पे ये फिल्म एंड हो जाती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी एक्टिंग परफॉर्मेंस, यानी कि एमा का रोल जिन्होंने प्ले किया था उनका काम लाजवाब था। ऑल्सो इस फिल्म के थ्रिलिंग सीक्वेंस भी काबिल तारीफ थे एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखो। एंड इस फिल्म का लिंक आप इंस्टाग्राम पे आकर मुझसे ले सकते हो। बाय द वे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में यस लिख दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।